डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन, पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन भारत समेत कई देशों को दिखाई आंख। बोले 2 अप्रैल से बढ़ाएंगे टैरिफ। इंडिया चार्जेस अस ऑटो टैरिफ्स हायर देन 100%। पंजाब में सरकार और किसानों के बीच बढ़ा टकराव। जो एसकेएम की सभी यूनियन को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको जो पीसफुली कार्यक्रम नहीं करने दिया, उसके विरोध में आज के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। जानेंगे देश में कितनी है डॉल्फिन्स की संख्या, होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। लालू यादव पर नीतीश की टिप्पणी पर तेजस्वी ने किया पलटवार। कहा नीतीश को भूलने की बीमारी, उन्हें 2 बार मैंने बनाया मुख्यमंत्री। भारी लाव लश्कर के साथ होशियारपुर पहुंचे केजरीवाल। 100 से ज्यादा कमांडो और 20 गाड़ियों के काफिले पर भड़का विपक्ष। भाजपा और कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहने पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को पेश होने का दिया फरमान। पेश न होने पर जारी होगा गैर जमानती वारंट। अब तक पेश नहीं होने पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को दी मंजूरी। रोपवे से अब 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। एक साथ 36 लोग जा सकेंगे। और अमेरिकी संसद के पहले भाषण में ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। एक आतंकी की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की। पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप को कहा शुक्रिया। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आज संबोधित किया। दूसरे कार्यकाल का ये उनका पहला संबोधन था जो करीब 2 घंटे तक चला। इस संबोधन में उन्होंने उन तमाम विवादास्पद बातों को एक बार फिर दोहराया जिनकी चर्चा वो चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत समेत कई देशों पर निशाना भी साधा। ट्रंप ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया, जो भारत पर भी लागू होगा। यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन, चीन, ब्राजील, भारत और कनाडा समेत तमाम देश हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। उनके मुकाबले हम बहुत कम टैरिफ लगाते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत हमारे ऑटो प्रोडक्ट्स पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब हम भी वही टैरिफ लगाएंगे जो हम पर लग रहा है। अमेरिका के लिए ये पहले भी ठीक नहीं था और अभी भी नहीं है। इसे हम 1 अप्रैल की बजाय 2 अप्रैल से लगा रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल बेवकूफ बनाने का दिन होता है और मैं बहुत अंधविश्वासी व्यक्ति हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही तो कांग्रेस ठहाकों से गूंज उठा। ट्रंप के भाषण के दौरान एक तरफ जहां हर घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति और स्पीकर समेत सभी रिपब्लिकन सदस्य खड़े होकर ताली बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, वहीं डेमोक्रेट सदस्य तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हुए नारे लगा रहे थे। मस्क स्टील्स, प्रोटेक्ट वेटरन, सेव मेडिकेट। पाकिस्तान की इस बात के लिए उन्होंने तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया कि अमेरिकी नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी को पकड़ने में उसने मदद की। ट्रंप जहां तमाम देशों के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं और टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरे देशों से भी उन्हें कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन के बाद अब कनाडा ने भी कड़ा जवाब दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं और चेतावनी दी है कि ट्रेड वॉर दोनों देशों के लिए महंगा साबित होगा। The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. ट्रूडो कह रहे थे कि ये समय है पलटकर कड़ा जवाब देने का और ये दिखाने का कि कनाडा के साथ लड़ाई में कोई विजेता नहीं होगा। कनाडा का मुख्य लक्ष्य अभी भी टैरिफ को हटाना है ताकि वे जरूरत से एक पल भी ज्यादा ना रहे। ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर में टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच ट्रेड वॉर छिड़ी तो इसमें तीनों की हार होगी, क्योंकि ये देश अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक सहयोगी हैं। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना।
ट्रंप की घोषणाओं को लेकर कनाडा, मैक्सिको और चीन की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इस बीच यूक्रेन को लेकर ट्रंप की जो तल्खी सामने आ रही है उसे लेकर यूरोप के देश उसके समर्थन में आए हैं और दूसरी ओर गजा को लेकर अरब लीग के देश उनके समर्थन में उतर रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग के नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें युद्ध की तबाही के बाद गजा के पुनर्निर्माण को लेकर एक योजना पर सहमति बनी है। यह योजना मिस्र की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि उनकी योजना को अरब लीग ने स्वीकार किया है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 5 साल की योजना पेश की गई है जिसमें 53 अरब डॉलर खर्च करने की बात है। इस योजना के तहत सभी फलस्तीनी अपनी जमीन पर ही रहेंगे। इस समिट में अरब लीग के तमाम देश शामिल हुए, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के न आने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। अब बात पंजाब की, जहां किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। पंजाब में सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो आज से ही चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अनिश्चितकालीन धरना लगाएगा। किसानों ने चंडीगढ़ पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें जगह जगह रोकती रही। किसान अपनी कई मांगों को लेकर सरकार से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें चंडीगढ़ आने से रोक रही है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। किसान एमएसपी पर गारंटी के कानून समेत कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब सरकार के साथ बैठक भी हुई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अब किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ चंडीगढ़ में डेरा डालना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस उन्हें चंडीगढ़ न पहुंचने देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज दिन भर यही खेल होता रहा और अभी भी जारी है। एक पुलिस अधिकारी का कहना था, चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। किसान चंडीगढ़ में ना घुसने पाए, इसके लिए पुलिस आने जाने वालों के आईडी प्रूफ भी चेक कर रही है। पंजाब में किसान आंदोलन पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें एक अलग ही मूड देखने को मिल रहा है। पंजाब सरकार की ओर से अब किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। ये बदलाव तब और ज्यादा स्पष्ट हुआ जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को किसान नेताओं के साथ बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद राज्य भर में कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। चंडीगढ़ में बुधवार को होने वाले किसानों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ तो आप सरकार ने पूरी तरह से मोर्चा ही खोल दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयानों ने किसानों को और ज्यादा भड़का दिया। किसानों ने मैं कल कहा कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जावे, मैं एक्शन नहीं ले सकता। हाल ही में किसान नेताओं और मुख्यमंत्री मान के बीच बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। इस बैठक में किसानों से 2 घंटे तक चर्चा करने के बाद मान अचानक बाहर निकल गए और उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों की मांगें राज्य सरकार से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। भगवंत मान के इस व्यवहार ने किसानों को नाराज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा सरवन सिंह पंधेर कहते हैं, तरन, अमृतसर, गुरदासपुर, तो ये लगभग 18 जिलों में लगभग इस तरह से कार्यक्रम हमारे होंगे और 21 जगह पर अकेले अमृतसर में ही अर्थी दहन हम लोग करेंगे भगवंत मान सरकार का, और इस तरह से पूरे पंजाब में सैकड़ों जगह होंगी जहां पर आज के कार्यक्रम होंगे। किसान चंडीगढ़ पहुंचने पर आमादा हैं, तो सरकार उन्हें रोकने पर। अब देखना ये है कि पंजाब सरकार किसानों को चंडीगढ़ पहुंचने देती है या फिर 3 साल पहले दिल्ली बॉर्डर की तरह चंडीगढ़ बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। डीवी लाइव रेडियो के लिए अंशिता की रिपोर्ट। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। डॉल्फिन से तो आप परिचित ही होंगे। नदियों में अटखेलियां करती हुई डॉल्फिन आपने जरूर देखी होंगी, नदियों में नहीं तो तस्वीरों में ही सही। भारत में पहली बार डॉल्फिन सेंसस हुआ है, यानी इनकी गिनती हुई है कि देश भर में इनकी कितनी संख्या है।
और इस सर्वे से पता चला है कि देश की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन हैं। ज्यादातर डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में है, जबकि पंजाब में ब्यास नदी बेसिन में सिर्फ 3 डॉल्फिन हैं। डॉल्फिन पानी में रहने वाला एक मैमल यानी स्तनधारी है, लेकिन सांस लेने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है। इस सेंसस और डॉल्फिन के बारे में कुछ और रोचक जानकारी के साथ हैं आराधना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर गुजरात में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें पहली बार डॉल्फिन की जनगणना का ब्यौरा सामने आया। ये सर्वे भारतीय वन्य जीव संस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान के वन विभागों और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट जैसे कुछ एनजीओ की मदद से किया गया है। इस सर्वे के लिए कुल 8 राज्यों की 28 नदियों के 8,500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके का अध्ययन किया गया। सर्वे को पूरा करने में 3,150 दिन का समय लगा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की नदियों में 2,397 डॉल्फिन है और दूसरा नंबर बिहार का है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर असम का नंबर है। नदियों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 5,689 है, जबकि ब्रह्मपुत्र में 635 डॉल्फिन होने का अनुमान है। सर्वे के लिए गंगा में कुल 7,109 किलोमीटर के इलाके का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा जैसी सहायक नदियां भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में सबसे ज्यादा डॉल्फिन का जमावड़ा देखा गया, वो भिंड पंचनदा के पास चंबल नदी का 47 किलोमीटर का इलाका था। नरौरा से कानपुर के बीच 366 किलोमीटर के इलाके में डॉल्फिन की आबादी सबसे कम है। बिहार में घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी सहायक नदियों की वजह से पानी की गहराई की वजह से अधिकांश हिस्सों में डॉल्फिन की आबादी बढ़ रही है। भारत में गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन के रूप में इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। हालांकि गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC की स्थापना कर रखी है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और इन्हें दिखाई भी नहीं देता। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की मदद से ये अपना रास्ता खोजती हैं और उसी की मदद से शिकार करती हैं। डॉल्फिन पानी में जरूर पाई जाती हैं और इसे देखकर ये भ्रम भी हो जाता है कि शायद ये मछली की कोई प्रजाति है, लेकिन हकीकत में ये एक स्तनपायी जीव है और इसी वजह से ये ज्यादा वक्त तक पानी में सांस नहीं ले पाती। इन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में सतह पर आना जरूरी होता है। रिवर इकोसिस्टम में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि नदी में डॉल्फिन के पाए जाने का मतलब है कि नदी का स्वास्थ्य सही है, यानी उसके पानी में प्रदूषण की मात्रा कम है। भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। लेकिन भारत में पिछले कुछ सालों में अलग अलग वजहों से गंगा डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आई है। मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसकर अनजाने में मौत होना, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, बांध, तटबंधों के निर्माण जैसी विकास परियोजनाएं और प्रदूषण की वजह से गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को सबसे ज्यादा खतरा है। गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस आयोजित किया जाता है। 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के जरिए भारत सरकार इनकी आबादी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में पहली बार दिसंबर 2024 से इनकी टैगिंग का अभियान भी शुरू किया है। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। टीम इंडिया के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम के कप्तान थे, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम सेमीफाइनल तक का ही सफर तय कर पाई। ऐसे में अब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे।
उनकी इच्छा है कि वो देश के लिए ओलंपिक 2028 में भी खेलें। इस बीच उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। उनका ये फैसला शायद लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने की इच्छा को दर्शाता है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद अपने फैसले के बारे में स्टीव स्मिथ ने टीम के साथियों को बताया और कहा कि ऐसा लगता है कि अब खेल छोड़ने का सही समय है। स्मिथ ने कहा कि ये एक शानदार सफर रहा है और मैंने इसके हर मिनट का आनंद लिया। बहुत सारे अद्भुत पल और शानदार यादें रही हैं। 2 विश्व कप जीतना एक शानदार उपलब्धि थी। साथ ही कई शानदार साथियों ने इस यात्रा को साझा किया। अब लोगों के लिए 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी शुरू करने का एक शानदार अवसर है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब खेल छोड़ने का सही समय है। टेस्ट क्रिकेट अभी भी प्राथमिकता है और मैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सर्दियों में वेस्ट इंडीज और फिर घर पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उस मंच पर योगदान देने के लिए बहुत कुछ करना है। 2 जून को 36 साल के होने जा रहे स्टीव स्मिथ ने 19 फरवरी 2010 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और 4 मार्च 2025 को उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच भारत के खिलाफ खेला है। इन 15 सालों में उन्होंने तमाम उपलब्धियां अपने नाम की। डेब्यू मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी क्योंकि तब वो एक स्पिनर के तौर पर ज्यादा प्रेफर किए जाते थे। उस मैच में उनको 2 विकेट मिले थे। वहीं अंतिम मैच में भारत के खिलाफ उन्होंने 96 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 169 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनकी 153 पारियों में कुल 5727 रन बनाने में वो सफल रहे। उनका सर्वाधिक स्कोर 164 है। उनका औसत इस फॉर्मेट में 43.06 का है, जबकि 87.13 के स्ट्राइक रेट से स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। वे 20 बार नाबाद भी लौटे हैं। 517 चौके और 57 छक्के उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। चैत महीने में गायन की एक विशिष्ट शैली है चैती, जो यूपी के पूर्वांचल इलाके और बिहार में गाया जाता है। गायन की इस विशिष्ट शैली पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की अपनी अपनी शैली है, अपना अपना अंदाज है। भारतीय लोक संगीत की दुनिया और परंपरा अद्भुत है और इसका असली आनंद आपको मिलेगा पूर्वांचल और खासकर बनारस में। आज हम बात करते हैं चैती की। चैती को उपशास्त्रीय गायन का दर्जा मिला बनारस में। वैसे तो हर महीने या हर मास का अपना अपना संगीत है, अपना राग है और अलग रंग है। 12 मास आपको संगीत के तमाम रंग मिलेंगे और आप इसे 12 मासा के रूप में भी सुन सकते हैं। इन्हीं में से एक है चैत्र या चैत मास में गाया जाने वाला उपशास्त्रीय गायन चैती। इसमें श्रृंगार है, विरह है, उत्सव है, प्रेम है और वो तमाम रस हैं जो किसी गायन को संपूर्ण बनाते हैं। दरअसल चैती उत्तर प्रदेश और बिहार में चैत्र मास में गाया जाने वाला लोक गीत है। चैत या चैत्र मास हिंदू पंचांग से हिंदुओं का पहला महीना माना गया है। मान्यताओं के मुताबिक देखा जाए तो राम का जन्म चैत्र में हुआ। रामनवमी चैत्र मास के आखिरी दिन मनाई जाती है। यह भी माना जाता है कि विष्णु के 7वें अवतार राम के जन्म के बाद ही चैती की शुरुआत हुई। यानी चैती गायन के जो तमाम रूप आपको मिलेंगे उसमें ज़्यादातर में जो टेक इस्तेमाल होता है वह है हो रामा। इसलिए चैती की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। चैती में ज़्यादातर दीपचंदी, कहरवा, रूपक आदि तालों का प्रयोग होता है। राम के जन्म से लेकर राम सीता की होली और उनके विवाह से संबंधित कई चैती बहुत मशहूर हुए हैं और ख़ासकर उनके गाने का अंदाज। वैसे चैती की विषय वस्तु का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें शिव भी हैं, कृष्ण भी हैं और राम तो हैं ही, लेकिन इन पात्रों के अलावा विरह और प्रेम का एहसास भी है और नायक नायिका के भावों की अभिव्यक्ति का एक ख़ास अंदाज भी। मौसम की रूमानियत भी है और चैत्र मास के तमाम भाव भी। चैती कजरी और ठुमरी की तरह बेहद मधुर और रसीला गायन है।
इसमें ध्रुपद और धमार जैसी शास्त्रीय संगीत शैली भी है और शास्त्रीय संगीत का पुट भी। चलिए सुनते हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा की एक मशहूर चैती। चैती गाने का अंदाज होता है, चैता चैती घाटो, ये सब कैसे गाया जाता है। अरे से 3 प्रकार से उठन होता है। से जिया से सैहारो ठीक गए हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, एक प्रकार। दूसरा, से जिया से सैहारो ठीक गए हो रामा, कोयल तोरे बोलिया। तीसरा, अरे से जिया से सैहारो ठीक गए हो रामा, कोयल तोरी बोलिया बोलिया। बिरहन कहती है, हे कोयल रोज तुम बोलली, हे कोयल रोज तो तुम सुबह शाम बोलती थी, रोज तू बोलली सांझ सवेरे माँ, अरे आज काहे बोली आधी रतिया ओ रामा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।